नमस्कार अंजलि, आज की क्लास में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। तो आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करेंगे। एक ऐसा वक्त जब इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ किसी धातु का इस्तेमाल करना सीखा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। क्या हम हड़प्पा सभ्यता से ठीक पहले के समय की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा अंजलि। हम ताम्रपाषाण युग यानी कैलकोलिथिक एज की गहराई में उतरेंगे। ये वो नींव है जिस पर आगे चलकर आप कह सकती हैं कि बड़ी-बड़ी ग्रामीण सभ्यताओं का विकास हुआ। चलिए सर, शुरू करते हैं। चलो। पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। अंजलि, स्क्रीन पर पहली स्लाइड देखो। जी सर। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D इमेज है। इसमें एक पत्थर की कुल्हाड़ी और एक तांबे की कुल्हाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अच्छा। ये इस युग के नाम को ही दिखाता है। मतलब पत्थर और तांबे का संगम। जी। तो इस युग को कैलकोलिथिक एज क्यों कहते हैं? इसमें दो ग्रीक शब्द हैं, खालकोस यानी तांबा कॉपर। और लिथोस यानी पत्थर। अच्छा, तो तांबा और पत्थर, इसीलिए ताम्रपाषाण। और सर, भारत में इसका समय 2800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक का दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से ये युग पाषाण युग मतलब स्टोन एज और कांस्य युग ब्रॉन्ज एज के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह था। ये हड़प्पा से पहले का भी है और कुछ जगहों पर तो उसके बाद तक भी चलता रहा। सर, एक सवाल है। हाँ पूछो। अगर ये हड़प्पा सभ्यता से पहले का था तो ये उसके बाद तक कैसे चलता है? क्या इसका मतलब ये है कि हड़प्पा के जो शहरी लोग थे उनके साथ साथ ये ग्रामीण लोग भी अलग अलग जगहों पर रह रहे थे? बिल्कुल यही मतलब है। दोनों दुनिया एक साथ मौजूद थी। अच्छा सर, नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। इसमें लिखा है तांबा कॉपर वो पहली धातु थी जिसका उपयोग मानव ने किया था। हाँ अंजलि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सवाल तो अक्सर मतलब लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है कि मानव द्वारा इस्तेमाल की गई पहली धातु कौन सी थी। जी सर, याद रखूंगी। बहुत अच्छे सवाल था अंजलि। चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये संस्कृति भारत में कहाँ-कहाँ फैली हुई थी। ठीक है सर। इस स्लाइड पर भारत का एक 3D नक्शा है। देखो कैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे इलाकों से झोपड़ी, मिट्टी के बर्तन और कुल्हाड़ी के आइकन निकल रहे हैं। जी, मैं देख सकती हूँ। ये इन प्रमुख संस्कृतियों के क्षेत्र को दिखाता है। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि ये संस्कृतियां पूरे भारत में एक जैसी नहीं थीं, बल्कि नदियों और घाटियों के आधार पर अलग-अलग थीं। जी सर। इसमें मुख्य संस्कृतियों के नाम दिए हैं। आहाड़ बनास संस्कृति राजस्थान में, कायथा और मालवा मध्य प्रदेश में और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और ये सभी संस्कृतियां हड़प्पा की तरह शहरी नहीं थी, बल्कि ग्रामीण थीं। इनका आधार था खेती और पशुपालन। सर, मेरा एक और सवाल है। अगर ये सभी संस्कृतियां ग्रामीण थीं और अलग-अलग भी थीं, तो क्या इनके बीच कोई व्यापार या किसी तरह का संपर्क था, या ये एक दूसरे से पूरी तरह मतलब आइसोलेटेड थीं? बहुत अच्छा सवाल है। संपर्क जरूर था, लेकिन हड़प्पा जितना संगठित नहीं था। जी सर। यहाँ एग्जाम अलर्ट में लिखा है ताम्रपाषाण संस्कृति भारत की पहली बड़ी ग्रामीण रूरल बस्तियां थी। बिल्कुल, ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है अंजलि। यही इन संस्कृतियों की सबसे बड़ी पहचान है। चलो अंजलि, अब एक-एक करके इन संस्कृतियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अगली स्लाइड आहाड़ बनास संस्कृति के बारे में है। जी सर। राजस्थान। हाँ, इस 3D इमेज को ध्यान से देखो। इसमें एक धधकती हुई भट्टी, एक फर्नेस दिखाई गई है और उसके पास तांबे के बने औजार, गहने और पिंड रखे हैं। ये दिखाता है कि ये लोग तांबे के काम में कितने माहिर थे। अच्छा, तो ये इनकी खासियत थी। हाँ स्लाइड पर स्थान दिया है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। सही। और आहाड़ का एक पुराना नाम था ताम्रवती। इसका मतलब ही है तांबे वाली जगह। ताम्रवती। ये लोग पास की खेतरी की खानों से तांबा निकालते थे और उसे पिघलाने मतलब स्मेल्टिंग में एक्सपर्ट थे। सर, यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट लिखा है कि यहाँ पत्थर के औजार माइक्रोलिथ्स बहुत कम मिले हैं क्योंकि ये लोग तांबे का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सही। और इनके दो और प्रमुख स्थल थे, गिलुंद जहां पक्की ईंटें मिली हैं और बालाथल जहां मिट्टी की किलेबंदी मिली है। सर, यहीं पर मेरा एक डाउट है। पूछो। आपने बताया कि गिलुंद में पक्की ईंटें मतलब बर्न्ड ब्रिक्स मिली, राइट। लेकिन पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये ग्रामीण संस्कृतियां थीं। पक्की ईंटों का इस्तेमाल तो शहरीकरण की निशानी है ना, जैसे हड़प्पा में था। बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा अंजलि। गिलुंद एक अपवाद है और यह दिखाता है कि शायद इनका हड़प्पा के लोगों से कुछ संपर्क रहा होगा। अच्छा सर, अलर्ट बॉक्स कह रहा है ताम्रवती नाम आहाड़ स्थल के लिए प्रयोग किया जाता था। सही।
अंजलि, ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत आता है। आहार का संबंध ताम्रवती से है, ये याद रखना। जी सर। बहुत बढ़िया अंजलि। अब राजस्थान से मध्य प्रदेश चलते हैं। अगली स्लाइड मालवा संस्कृति पर है। ठीक है सर। देखो, यहाँ एक बहुत ही सुंदर काले रंग से डिजाइन किया हुआ मिट्टी का बर्तन, एक पॉटरी, लकड़ी के स्टैंड पर रखा है। जी, बहुत सुंदर है। ये मालवा संस्कृति की सबसे बड़ी खासियत, उनकी मृदभांड, उनकी पॉटरी को दिखाता है। इसका समय और स्थान है 1700 से 1200 ईसा पूर्व, नर्मदा नदी के किनारे। और प्रमुख स्थल हैं नवदाटोली, महेश्वर और नागदा। हाँ, मालवा संस्कृति अपने बेहतरीन मृदभांडों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी। ये लाल या नारंगी रंग के होते थे और उन पर काले रंग से ज्यामितीय माने ज्योमेट्रिक डिजाइन बने होते थे। ओके। और नवदाटोली की एक और खासियत है, वहां भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अनाज के ढेर मिले हैं। सबसे ज्यादा अनाज? सर, तो क्या इसका ये मतलब है कि मालवा संस्कृति की कृषि तकनीक बाकी ताम्र पाषाण संस्कृतियों से बेहतर थी? बिल्कुल, ये अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ज्यादा अनाज सरप्लस प्रोडक्शन की तरफ इशारा करता है। जी। एग्जाम अलर्ट। ताम्र पाषाण युग में मालवा वेयर को सबसे उत्कृष्ट मृदभांड माना जाता है। हाँ, ये सीधा सवाल बनता है अंजलि, सबसे बेहतरीन पॉटरी की संस्कृति की थी? जवाब है मालवा वेयर। ठीक है सर। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है जोरवे संस्कृति पर। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। हाँ अंजलि, इस 3D मॉडल को देखो। ये एक पूरी बसावट, एक सेटलमेंट को दिखा रहा है। बीच में एक बड़ा चौकोर घर है और चारों ओर छोटी छोटी गोल झोपड़ियां हैं। और देखो, पूरी बस्ती के चारों ओर किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन भी है। जी, और इसका समय है 1400 से 700 ईसा पूर्व, मतलब ये सबसे अंत तक जीवित रही। बिल्कुल। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र में गोदावरी और भीमा नदी के पास, और इसके सबसे बड़े स्थल थे दाइमाबाद और इनाम गांव। दाइमाबाद में एक बहुत ही खास चीज मिली है, कांसे का बना हुआ एक रथ। अच्छा, और सर यहाँ सामाजिक भेदभाव वाला पॉइंट भी लिखा है। मुखिया का 5 कमरों वाला घर और आम लोगों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ। हाँ, यहीं से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के शुरुआती सबूत मिलते हैं। सर, मेरा एक सवाल है। आपने कांसे के रथ का जिक्र किया, लेकिन हम तो ताम्रपाषाण मतलब कॉपर स्टोन एज पढ़ रहे हैं। तो फिर यहाँ कांसा, ब्रॉन्ज कहाँ से आया? क्या ये लोग कांसा बनाना जानते थे? बेहतरीन सवाल, और यही इस युग की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम इस पर आगे बात करेंगे। ओके सर। अलर्ट बॉक्स में लिखा है दाइमाबाद ताम्रपाषाण युग का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्थल माना जाता है। बहुत जरूरी पॉइंट है अंजलि। अगर सबसे बड़े स्थल का सवाल आए तो जवाब दाइमाबाद होगा। ठीक है सर। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तकनीक और औजार। जी। देखो, इस 3D मॉडल में तांबे की बनी पतली कुल्हाड़ियां और साथ में पत्थर के बने छोटे छोटे धारदार औजार, माइक्रोलिथ्स भी हैं। ये लोग तांबे को पिघलाकर औजार बनाते तो थे, लेकिन वे कांसा मतलब ब्रॉन्ज बनाना नहीं जानते थे। अच्छा, तो सर मेरा जो पिछला सवाल था, हाँ, कांसा तो तांबे से ज्यादा मजबूत होता है। हाँ, और तांबा तो काफी नरम धातु है, तो फिर वे इससे मजबूत औजार कैसे बनाते थे? क्या ये कारगर होते थे? यही उनकी सीमा थी अंजलि। वे मजबूत औजार नहीं बना पाते थे, इसीलिए उन्हें शिकार और दूसरे कामों के लिए पत्थर पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अच्छा, इसीलिए ये ताम्रपाषाण युग है। धातु के बावजूद पत्थर का साथ नहीं छूटा। एग्जाम अलर्ट में भी यही लिखा है। ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा, ब्रॉन्ज बनाने की तकनीक नहीं जानते थे। दाइमाबाद का रथ अपवाद है। एग्जैक्टली। ये उनकी सबसे बड़ी तकनीकी कमी थी। अब देखते हैं कि ये लोग जीते कैसे थे। अगली स्लाइड, आजीविका और कृषि। जी। देखो यहाँ 3D विजुअल में गेहूं और जौ से भरी टोकरी है, भुने हुए मांस का टुकड़ा है और एक मछली का कांटा भी है। मतलब ये लोग खेती भी करते थे और शिकार और मछली भी पकड़ते थे। ये लोग गेहूं, जौ, दालें, बाजरा सब उगाते थे। और पशु भी पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर। हाँ, लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। क्या सर? ये लोग पशुओं को पालते थे पर दूध का उपयोग नहीं करते थे। हमें डेयरी उत्पादों का कोई सबूत नहीं मिला है। ये तो बहुत अजीब है सर। पशुपालन का एक मुख्य उद्देश्य तो दूध ही होता है, तो क्या वे उन्हें सिर्फ मांस के लिए पालते थे? ऐसा ही लगता है। शायद उनमें लैक्टोज पचाने की क्षमता नहीं थी या कोई सांस्कृतिक मान्यता थी। ये एक बहुत बड़ी पहेली है। जी, एग्जाम अलर्ट है। वे पशु पालते थे पर डेयरी उत्पादों, मिल्क प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं करते थे। हाँ,
इस पॉइंट को खास तौर पे याद रखना। चलो अब इनके घरों को देखते हैं। अगली स्लाइड है आवास और वास्तुकला पर। ठीक है सर। देखो, ये एक कच्ची मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ी का 3D मॉडल है। दीवारें मिट्टी की हैं और छत फूस की। जी, ज्यादातर घर आयताकार या गोल होते थे। बिल्कुल, ये लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं जानते थे। सर एक सवाल, अगर घर कच्ची मिट्टी के थे तो वे बारिश में टिकते कैसे थे? हर साल बह जाते होंगे? हाँ, उन्हें हर साल मरम्मत की जरूरत पड़ती होगी। ये स्थायी और मजबूत घर नहीं थे। इसीलिए शायद ये बस्तियां बहुत लंबे समय तक एक जगह नहीं टिक पाती थीं। सही सोचा। सर एग्जाम अलर्ट है, वे पक्की ईंटों बर्न्ट ब्रिक से परिचित नहीं थे और ब्रैकेट में लिखा है गिलुंद अपवाद है। हाँ, ये अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है। सामान्य नियम था कच्ची मिट्टी के घर। अब बात करते हैं उनके विश्वासों की। अगली स्लाइड, धर्म और विश्वास। जी। इस 3D मॉडल में देखो, मिट्टी की बनी 2 मूर्तियां हैं। जी। एक मातृदेवी मदर गॉडेस की और दूसरी एक वृषभ मतलब बुल की। मातृदेवी और बैल। ये लोग उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा करते थे, जो एक कृषि समाज के लिए स्वाभाविक है। और सर बैल की पूजा का क्या संबंध था? क्या इसका संबंध खेती से था, मतलब हल चलाने में मदद करने के लिए? बिल्कुल, बैल शक्ति का और खेती में मेहनत का प्रतीक था। इसीलिए दोनों प्रतीक मातृदेवी और सांड उनके धार्मिक जीवन के केंद्र में थे। अच्छा, एग्जाम अलर्ट, मातृदेवी और सांड मुख्य धार्मिक प्रतीक थे। सही, उनकी पूजा का यही मुख्य आधार था। अगला टॉपिक थोड़ा गंभीर है, समाधान और अंत्येष्टि संस्कार। अगली स्लाइड। जी सर। इस 3D मॉडल को देखो, ये एक घर के फर्श का क्रॉस सेक्शन है और उसके नीचे एक कंकाल दफनाया हुआ दिख रहा है। ओह, तो ये लोग कब्रिस्तान में नहीं बल्कि घर के अंदर ही दफनाते थे? हाँ, महाराष्ट्र में यही प्रथा थी। वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। शायद उनका मानना था कि व्यक्ति मरने के बाद भी परिवार का हिस्सा रहता है। सर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। जोरवे संस्कृति में वयस्कों के पैरों के टखने, एंकल्स, क्यों काट दिए जाते थे? हाँ, ये एक बहुत ही अजीब प्रथा थी। इसका कोई पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरी ये है कि उनका विश्वास था कि ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति भूत बनकर वापस नहीं आ पाएगा। मतलब वो चल नहीं सकेगा? हाँ, कुछ ऐसा ही विश्वास रहा होगा। एग्जाम अलर्ट में भी यही लिखा है, जोरवे संस्कृति में वयस्कों के पैरों का निचला हिस्सा टखने के नीचे काटकर दफनाया जाता था। ये पॉइंट बहुत विशिष्ट है और अक्सर पूछा जाता है। चलो अब देखते हैं कि उनका समाज कैसा था। अगली स्लाइड है सामाजिक संगठन और वर्ग पर। जी। देखो, इस 3D विजुअल में तुलना की गई है। एक तरफ मुखिया का धन दिखाया है, बड़ा आयताकार घर, तांबे के गहने, और दूसरी तरफ आम जनता का धन, छोटी गोल झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन। जी, ये अंतर इनाम गांव में साफ दिखता है, जहां मुखिया का 5 कमरों वाला घर मिला है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि समाज में असमानता शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ज्यादा अमीर और शक्तिशाली थे। सर समाज में ये विभाजन कैसे शुरू हुआ होगा? क्या ये जमीन या संसाधनों पर कब्जे की वजह से हुआ? बहुत हद तक। जो परिवार पानी के स्रोत या ज्यादा उपजाऊ जमीन के पास होता था, वो धीरे धीरे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था। यहीं से सामाजिक स्तरीकरण की शुरुआत हुई। ओके, एग्जाम अलर्ट, इस युग में पहली बार सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के प्रमाण मिलते हैं। हाँ, ये भारतीय समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। अगली स्लाइड एक खास तरह की पॉटरी और तांबे के खजानों के बारे में है। गैरिक वुड भांड और ताम्र निधि। गैरिक मृत भांड, ओसीपी? हाँ, ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पॉटरी। देखो, इस 3D ढेर में गेरुए रंग के टूटे हुए बर्तन और साथ में तांबे के औजारों का एक ढेर है, जिसे कॉपर होड कहते हैं। ये गंगा यमुना के दुआब में मिले हैं? सही। और इन ताम्र निधियों में हमें कुल्हाड़ियां, भाले और कुछ अजीब सी मानवाकृतियां, एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स मिली हैं। सर, ये मानवाकृतियां क्या थीं? क्या ये किसी देवता की मूर्तियां थीं या कोई औजार था? ये एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि ये पूजा के लिए थी, कुछ कहते हैं कि ये कोई खास हथियार था। हम निश्चित रूप से नहीं जानते। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट कहता है सबसे बड़ा कॉपर होड मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में मिला है। हाँ, ये फैक्ट याद रखना। गुंगेरिया में चांदी के बर्तन भी मिले हैं, जो बहुत दुर्लभ हैं। इतनी सारी संस्कृतियों के विकास के बाद आखिर इनका अंत कैसे हुआ? अगली स्लाइड है पतन और सीमाएं पर। जी। इस 3D सीन को देखो। एक सूखी बंजर जमीन है और उस पर टूटे फूटे घर हैं। ये उनके पतन को दिखाता है। तो ये क्यों खत्म हो गई? लगभग 1300 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया।
मौसम ज्यादा सूखा और गर्म होने लगा। सूखापन, एरिडिटी। हाँ, बारिश कम होने से खेती मुश्किल हो गई और जमीन बंजर होने लगी। सर, क्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही इन संस्कृतियों के पतन का एकमात्र कारण था या कोई और भी वजह थी? ये मुख्य कारण था, लेकिन इसके अलावा उनकी तकनीकी सीमाएं, जैसे कांसा न बना पाना और लिखने की कला का अभाव भी बड़े कारण थे। ज्ञान अगली पीढ़ी तक ठीक से पहुंच नहीं पाता था। जी। एग्जाम अलर्ट। जलवायु में बढ़ता सूखापन, एरिडिटी, इन संस्कृतियों के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। बिल्कुल। इसी सूखे ने उन्हें अपनी बस्तियां छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो अब हम आते हैं अपने निष्कर्ष पर। आखिरी स्लाइड। एक नई शुरुआत की नींव। ठीक है सर। देखो, यहाँ एक 3D पुल दिखाया गया है। इसका एक सिरा पत्थर का बना है और दूसरा धातु का। यह इस पूरे युग के ट्रांजिशन को दिखाता है। पत्थर से धातु की ओर का सफर। हाँ, इन लोगों ने ही भारत में खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि जीवन की शुरुआत की। सर, एक आखिरी सवाल। इस युग की कौन सी देन है जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है? क्या कुछ बचा है? बहुत कुछ। गांव में आज भी मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन, कुछ हद तक कृषि की समझ और खास तौर पर नंदी यानी बैल और देवी की पूजा की परंपरा की जड़ें कहीं न कहीं इसी दौर से जुड़ती हैं। जी सर। एग्जाम अलर्ट है। ताम्रपाषाण युग ने ही भारत में स्थायी कृषि समुदायों यानी सेटल फार्मिंग कम्युनिटीज की स्थापना की। और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने वो मंच तैयार किया जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो अंजलि, ये था ताम्रपाषाण युग का सफर। हमने देखा कि कैसे इंसान ने खानाबदोश से स्थायी निवासी बनने का सफर तय किया। जी सर। और कैसे भारत के ग्रामीण समाज की पहली, आप कह सकती हैं, पक्की नींव रखी गई। धन्यवाद सर। आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला। खास तौर पे ये कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नहीं होता, बल्कि ये तकनीक, समाज और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन की कहानी भी है। बिल्कुल सही कहा। चलो एक बार जल्दी से मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। जी। ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पत्थर। पहली धातु जो इंसान ने इस्तेमाल की वो थी तांबा। प्रमुख संस्कृतियां थीं आहाड़, मालवा और जौरवे। इनकी मुख्य विशेषता थी काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर। और धर्म में मातृदेवी और सांड की पूजा। जी सर। अब ये सब याद रहेगा। एग्जाम के लिए भी ये क्विक रिकैप बहुत मददगार है। बहुत बढ़िया। अगली बार हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद सर।